ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और शिशिर सिन्हा। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और नए रोजगार के अवसरों को पैदा करने, आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ाने के मकसद से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना एक बड़ी योजना रही है। सरकार का एक बड़ा विजन हम कह सकते हैं। और फरवरी 2022 में अगर बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने जो उल्लेख किया था उसका मैं यहां जिक्र करना चाहूं तो उन्होंने कहा था कि पीएलआई योजना में अगले 5 वर्षों के दौरान 60 लाख नई नौकरियां और 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमता है। तो जीडीपी की दृष्टि से भी देखें तो 2027 तक एक अतिरिक्त 1.7 जीडीपी बढ़ने की क्षमता का अनुमान भी लगाया गया है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के हवाले से कि किस तरह से भारत आत्मनिर्भरता की ओर इस परियोजना के माध्यम से बढ़ सकता है। चर्चा में शामिल हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और शिशिर सिन्हा। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। शुभमोय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। क्या कोविड के दौरान हमने देखा कि जिस तरह से पूरी दुनिया में आर्थिक जटिलताएं, आर्थिक चुनौतियां सामने आई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बहाने से क्या भारत ने एक बड़े मौके को भुनाना चाहा है आपके नजरिए से? इसको कोविड का जिक्र आपने किया और वो सही किया आपने, लेकिन मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाऊंगा कि प्रोडक्शन को बढ़ाना, इसकी चिंता भारत में सिर्फ 1-2 साल से नहीं आया है। ये पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री मोदी जी के कई भाषण में आप देखेंगे और सही उन्होंने इस चीज पर टिप्पणी किए हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है। और दूसरी बात है, अगर हम इस बारी के सकल घरेलू उत्पाद को अगर देखें तो उसमें हमें ये दिख रहा है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पिछड़कर एग्रीकल्चरल सेक्टर, कृषि क्षेत्र काफी आगे निकल चुका है। यानी कि हमारे हर 100 रुपए का सकल घरेलू उत्पाद के 18 रुपए आते हैं एग्रीकल्चर से, 14 रुपए आते हैं मैन्युफैक्चरिंग से, बाकी सर्विसेज से। ये एक अजीब दुविधा है। तो इस पर बहुत, और लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर हम माने कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ही इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे हम जो चीजें जरूरत है उसकी सब चीजें उसी से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना जरूरत है। इन सभी चीजों को समझकर, इस सभी चीजों पर सरकार ने बहुत ध्यान देने के बाद पीएलआई स्कीम को बीच में लाए हैं। लेकिन मेन बिंदु ये है कि एक बहुत बड़ा पुश का जरूरत था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, एक तरह का एक स्कीम बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जिसे कहते हैं फ्रेश फिलिप मिले, उसके तरफ अगर हम चलने की कोशिश करें, इंडस्ट्रीज को अगर हम एनकरेजमेंट देने की कोशिश करें, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एक, जिसे कहते हैं सुदृढ़ मकान, एक सशक्त फाउंडेशन बनता है। तो शिशिर जी, जिन क्षेत्रों के लिए हमने देखा कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को लाया गया, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2022-23 तक हम देखते हैं कि जो एफडीआई है उसके बढ़ोतरी में एक अच्छी सफलता देखने को मिली है। चाहे वो फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र हो, इसमें हम देखें तो 46% से ज्यादा, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 26% से ज्यादा, और खासतौर पर जो मेडिकल इक्विपमेंट डिवाइसेस का क्षेत्र है उसमें 91% से ज्यादा कि इसमें हमने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के इतने सकारात्मक नतीजे कम समय में हमारे पास आए हैं। तो क्या भविष्य में और क्षेत्रों में भी ऐसे नतीजे आने की संभावनाओं को आप देखते हैं, और वे कौन से क्षेत्र होंगे इन क्षेत्रों के अलावा? देखिए, जो पीएलआई स्कीम की हम लोग बात कर रहे हैं 14 क्षेत्रों में है ये है, और शुभमय ने बिल्कुल सही बात कही कि जो जीवीए में, यानी कि जो हम अर्थव्यवस्था का जब हम आकलन करते हैं वहां पर निर्माण की जो हिस्सेदारी है वो कम है, उसे और ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है। अब ये बढ़ रहा है। अभी भी अगर हम 14 क्षेत्रों में बात करें तो कुछ क्षेत्रों में ज्यादा प्रगति हुई है, कुछ क्षेत्रों में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। ये सरकार ने भी स्वीकार किया है और उसी को ध्यान में रखते हुए उसमें बदलाव भी किए जा रहे हैं। अब जो उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे देखिए, मोबाइल हैंडसेट में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इलेक्ट्रॉनिक सामान में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छी उम्मीद है।
अब यह है कि कुछ नए क्षेत्रों को उसमें जोड़ा जाए। अब जैसे अभी बात चल रही है कि क्या खिलौनों के लिए जो है वो हम पीएलआई स्कीम को जो है हम और बड़े पैमाने पर लागू करें। क्यों लागू करें? क्योंकि खिलौने की जो खपत होती है और जो बाहर से आता है उन दोनों के बीच में काफी अंतर है। तो हमें उस अंतर को कम करना है और घरेलू खिलौने ज्यादा से ज्यादा बिके, घरेलू उद्योग जो है वो ज्यादा से ज्यादा पनपे, वो जरूरत है। तो हम जहां तक नए क्षेत्रों की बात करें तो देखिए, एक तो जैसा मैंने आपसे कहा खिलौना है, दूसरा जो क्षेत्र है वो जैसे मेडिकल डिवाइसेज है, और तीसरे जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तकनीक जहां जहां कहीं भी और जहां पर उसमें फेरबदल करने की जरूरत है या नई तकनीक को अपनाने की जरूरत है, वहां पर आपके लिए पीएलआई स्कीम बहुत जरूरी है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ग्लोबल सप्लाई चेन में जो पारंपरिक उद्योग हैं वो पहले से ही अपनी जगह बनाए हुए हैं। वहां पर आपके लिए चुनौती बहुत ही अलग तरीके की है, लेकिन आप नई चीजों के जरिए, नई तकनीक वाली चीजों के जरिए या तकनीक आधारित सामान के या ऐसे सामान का जिनका दूसरे देश उस बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं करते हैं, तो आपके लिए संभावना काफी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे उद्योग जो कि भारत में खास तौर पर जिसकी गुंजाइश है, जैसा मैंने आपसे खिलौने का जिक्र किया या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी की हमने बात की जिसके लिए काफी कुछ किया गया है, या फिर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट और भी जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें लगता है कि पीएलआई को और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है और सरकार निश्चित तौर पर इस पर सोच रही है। शुभमय जी, मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव का एक कोट है जो उन्होंने हाल ही में कहा है पीएलआई स्कीम की उपलब्धियों को लेकर कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई योजना के कारण 45% उत्पादन, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास और एक्सपोर्ट में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है और पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में पीएलआई योजना के कारण विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई में औसत 76% की उल्लेखनीय वृद्धि संभव हुई है। कैसे आप देखते हैं इस वृद्धि को? मैं ये कहूंगा कि अभी भी फिलहाल हमारे जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं, इनका एस्टेब्लिशमेंट, ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सिस्टम है क्या? यानी कि हम कह रहे हैं कि हर साल कंपनी 2021-22 से लेकर हर साल जितना इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि जितना अधिक प्रोडक्शन करेंगे पिछले साल की तुलना में, उनको उसके उस मापदंड से हिसाब से एक इंसेंटिव मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा चीज है, लेकिन इसका आप समझ ही सकते हैं कि अभी हम सिर्फ 2023-24 में खड़े हैं, यानी कि सिर्फ 2 साल हुआ है। मेरा अंदाजा है कि ये आगे चलकर कुछ सालों में इसका जो छवि आपको सामने आएगा वो एक बहुत ही अलग किस्म का, एक जिसे कहते हैं क्वांटम जंप का क्षेत्र आपको नजर में आएगा। तब हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि पीएलआई किस हद तक सक्सेसफुल हुआ है, किस हद तक भारतीय मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नया मोड़ लाया है और किन किन सेक्टर्स में हमारा जो जिस चीज का हम बहुत बारी जिक्र करते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज दुनिया के बाजारों में, उनमें कहां पे कार्य काफी अच्छा सिद्ध हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हैं अभी जो दिख रहे हैं वो प्रशंसनीय हैं, बट इनसे कहीं ज्यादा और भी ज्यादा आपको दिखेंगे अभी कुछ ही सालों में। तो शिशिर जी, हम देखें तो पीएलआई योजना के बाद इंडस्ट्रीज का एक रिएक्शन देखें, उस पर आपकी अगर मैं दृष्टि चाहूंगा। जैसे हम पहले जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें थी उनका तो निर्यात कर ही रहे थे, लेकिन जो वैल्यू एडेड चीजें हैं, हाई वैल्यू एडिशन वाली, उनके उत्पादन में अब हमने वृद्धि को धीरे धीरे देखना शुरू जरूर किया है। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र किया, टेलीकॉम सेक्टर का जिक्र किया, इसी तरह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हम लेते हैं और साथ में जो और भी क्षेत्र हैं, तो अब तक 3,65,000 करोड़ रुपए का जो अनुमानित निवेश है उसके साथ लगभग 14 क्षेत्रों में 733 आवेदन इसमें आए हैं। और जो बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेज और जो फार्मा इंडस्ट्रीज है, वाइट गुड्स, फूड प्रोसेसिंग का मैंने जिक्र किया ही, यहाँ पर टेक्सटाइल का क्षेत्र है और खासतौर पर ड्रोन जैसे जो क्षेत्र हैं उसमें पीएलआई बेनिफिशरीज में 176 एमएसएमईज भी इसमें शामिल हुए हैं। तो इंडस्ट्रीज का जो रिस्पांस रहा है, खासतौर पर एमएसएमईज भी इसमें शामिल हुए हैं। कैसे उद्योगों के नजरिए से ये एक महत्वपूर्ण योजना साबित हो रही है? देखिए, अभी अगर आपने 733 एप्लीकेशन का जिक्र किया और उसमें जो आपने खास तौर पे जो कहा कि लगभग 176 जो हैं
वो MSME है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वास्तव में अभी तक अगर निवेश देखिए तो लगभग 62,000 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। अगर रोजगार की बात करें तो 3.25 लाख लोगों के रोजगार की बात हुई है। तो संख्या जो है वो इशारा कर रहे हैं कि हम यहाँ पर टेक ऑफ की स्टेज में है। जो शुभ में बात कर रहे थे कि अभी जो हम देख रहे हैं वो एक बानगी भर है, एक ट्रेलर भर है। आगे आने वाले दिनों में हम और भी बेहतर स्थिति देखेंगे। देखिए, उद्योग का रिस्पांस का जहां तक बात है, उद्योग को क्या चाहिए? उद्योग को प्रोत्साहन चाहिए। आप प्रोत्साहन किस स्वरूप में दे सकते हैं? अगर हमने उनको कहा कि चलिए आप PLI में आते हैं, हम आपको जो कुछ भी इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन होगा उसका एक सर्टेन कॉस्ट हम देंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप जमीन मुहैया कराने में मदद करते हैं, इसके अलावा आप मदद करते हैं कि जो लोकल क्लियरेंसेज हैं उनको पाने में कोई दिक्कत ना हो, तो PLI एक हिस्सा है जहां पर कुछ पैसे हम देते हैं, कुछ जिसे कहा जाए कि प्रोत्साहन देते हैं। प्रोत्साहन का एक स्वरूप वो भी है जो कि नगद या जिसे हम कहा जाए कैश के अलावा होता है, जो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो जमीन के रूप में हो, चाहे वो अदर कंप्लायंसेस के रूप में हो। तो उद्योग अब इस समय में यही चाहता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में केवल और केवल हम ये बात ना करें कि आप हमको टैक्स कंसेशन दे दीजिए, बल्कि हम ये बात करें कि हमको उद्योग लगाने में आप और किस तरह से मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उद्योग की प्रतिक्रिया कुछ इस तरीके से है और यही वजह है कि जो आप देख रहे हैं कि लगभग 700 से भी ज्यादा जो एप्लीकेशन आए हैं, 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो चुका है। और अगर हम वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट की बात करें, वहां पर निर्यात काफी तेजी से बढ़ रहा है। उद्योग की प्रतिक्रिया शायद इससे अच्छी और नहीं हो सकती है। बिल्कुल। और शुभमोय जी, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर के तो अब दूसरे चरण को भी सरकार ने उसके लिए भी मंजूरी दे दी है, उद्योगों की प्रतिक्रिया पर आपसे भी मैं टिप्पणी चाहूंगा कि किस तरह से उद्योग ने इस योजना को देखा है और खासतौर पर MSMEs के बारे में भी आप बताएं। MSME सेक्टर के लिए जो भारत सरकार का पहल है वो एक थोड़ा सा अलग है। वो अलग इसलिए है कि उनको अगर सिर्फ PLI के मानदंड से अगर नापा जाए तो उन पर सही नहीं उतरेगा, क्योंकि उनके लिए जो जरूरतें हैं, बहुत सारा टाइप का सपोर्ट की जरूरत है, वो अलग दृष्टिकोण से आता है और उनके लिए भारत सरकार कोशिश भी कर रहे हैं। उसका हम जिक्र बाद में कर सकते हैं। PLI सेक्टर, खासकर मीडियम से लार्ज की जो सेक्टर की कंपनीज हैं, उन पर ये स्कीम लागू होता है। वो क्यों है, जिसका शिशिर जिक्र कर रहे थे कि ये सारी कंपनियों का प्रोडक्शन के साथ एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि इनके पास टेक्नोलॉजी है या टेक्नोलॉजी ये लोग बाहर से ला सकते हैं, इनके पास जमीन है, इनके पास बैंक में एक्सेस करने के लिए फंड्स की लाइन ऑफ क्रेडिट का पॉसिबिलिटीज है। तो फिर इन कंपनियों को अपनी अड़चन क्या है? अड़चन क्या है कि ये कंपनियां बहुत सारी वजह से कंपेटिटिव नहीं बन रहे हैं दुनिया के बाजार में। तो इन कंपनियों को भारत सरकार प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप आपके प्रोडक्शन बढ़ाइए, और प्रोडक्शन बढ़ाते वक्त आपको जो एक लगेगा कि बिजनेस साइकिल के साल हम बढ़ाएंगे तो इस साल हमारे बाजार सही रहेगा या नहीं, हम नए हैं, हमारा ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, उन सभी चीजों को देखते हुए सरकार एक सबको एक स्पेसिफिक कंपनी वाइज सब्सिडी दे रहे हैं। वो सब्सिडी कंपनी की वही जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो बनता है, खर्च का जो एक एक्स्ट्रा 1% जो बनता है, उसको सरकार भरपाई कर रही है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इसलिए इसको कहा जाता है। और ये स्कीम इसीलिए इन कंपनियों के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होता है, जैसे हम देख रहे हैं 13 सेक्टर में ये स्कीम लाया गया और अभी और भी सेक्टर्स में इनकी एक्सपेंशन की बात है। हाँ, जो बाहर के कंपनीज हैं उनको भी ये स्कीम दिया जा रहा है, अगर रूल सिर्फ ये है कि उनको भारत में ही प्रोडक्शन बेस सेटअप करना पड़ेगा और भारतीय कंपनीज को कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कम आंका जा रहा है, क्योंकि पता है कि इनकी स्केल शुरुआत में ही कम है। लेकिन कुल मिलाकर ये उन कंपनीज के लिए है जिनके लिए, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरह उनका एक ऑलरेडी एक पहचान है। स्मॉल एंटरप्राइजेस और माइक्रो एंटरप्राइजेस, उनके लिए भारत सरकार की जो दूसरे प्रोत्साहन योजनाएं हैं वो बहुत हद तक सक्सेसफुल हैं। उनकी बहुत जरूरत है, क्योंकि उसमें जरूरत है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेटअप करने के लिए, उनमें जरूरत है टेक्नोलॉजी के सपोर्ट की, ऐसे ऐसी चीजों की खोज सरकार की तरफ से, एजेंट्स की तरफ से उनकी तरफ पहुंचाया जाए। उनके लिए जरूरत है मार्केट का खोज कि वो मार्केट कौन सा मिले उनको, रॉ मटेरियल्स के लिए उनको कहाँ से फैसिलिटीज मिल सकता है वो मिले, और सबसे ज्यादा उसके साथ भी है कि उनको एक इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक बड़े कंपनी के चारों तरफ इर्द गिर्द उनको बसा दिया जाए, ताकि वो एक सप्लाइंग सिस्टम के अंदर
बैठ जाए। तो ये सारी चीजें तो इसलिए अलग सेक्टर के लिए अलग चीजें हैं। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इसीलिए ही कामयाब हो रहा है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सेक्टर, भारत सरकार की जो पहले की जो स्कीम्स हैं उसमें एक वीकनेसेस था कि वो ऑलमोस्ट हर सेक्टर के हर तरह की कंपनी के लिए लागू होता था। शिशिर जी, क्योंकि आपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात की थी, इस टेक्नोलॉजी के इस क्षेत्र में, निर्माण के इस क्षेत्र में भारत ने अपनी क्षमता को निश्चित रूप से बढ़ाया है और हम DPIIT के सचिव का एक कोट यहाँ पर उल्लेख मैं यहाँ पर करना चाहूंगा कि 3 साल की अवधि के भीतर मोबाइल निर्माण में वैल्यू एडिशन को 20% तक बढ़ाने में भारत सक्षम हुआ है, जिसका आपने भी जिक्र किया था। जबकि उन्होंने कंपैरिजन किया वियतनाम जैसे देश में 15 वर्षों में 18% वैल्यू एडिशन हासिल किया गया और चीन ने 25 वर्षों में 49% वैल्यू एडिशन हासिल किया और भारत ने, जैसा कि मैंने जिक्र किया, 20% 3 साल में। क्या इसको हम एक सफलता मान सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, ग्लोबल सप्लाई चेन में आपकी स्थिति मजबूत 2 आधार पे हो सकती है, 2 में से किसी एक आधार पे। पहला तो यह है कि आपका इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत हाई हो और दूसरा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। अब ये दोनों स्थिति से अगर आपको पार पाना है तो आपके पास वैल्यू एडिशन बेहतर से बेहतर होना चाहिए। हमारे पास जब कभी भी तुलना करने की बात आती है तो हम चीन से बात करते हैं। चीन के साथ क्या है, इकोनॉमी ऑफ स्केल उनका हाई है, यानी कि वो कम लागत पर ज्यादा सामान मुहैया कराते हैं, तो ऐसे में उनके लिए अपने दाम को कम करना आसान हो पाता है। लेकिन अगर हम दाम को भले न कम करें लेकिन अच्छी क्वालिटी का दें तो बाजार उसे खरीदने के लिए तैयार होता है। और जब हम उसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे देते हैं तो अच्छी क्वालिटी के साथ साथ दाम कम करने में सहूलियत मिलती है। तो भले ही हम इकोनॉमी ऑफ स्केल में चीन से न अपने आप को बराबरी कर पाएं, लेकिन अगर हम प्राइस और वैल्यू में अगर बेटर हों तो ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी स्थिति बेहतर करने में मदद मिलती है। और जैसा कि हमने देखा कि मोबाइल हैंडसेट के अगर दुनिया के बाजार की बात करें तो हम जो है एक बड़े निर्यातक बन चुके हैं। जो कंपनियां दुनिया के दूसरे देशों में उत्पादन करती थी वो यहां से मोबाइल हैंडसेट बना करके अलग अलग देशों में भेज रही है। तो ये एक सफलता का सबसे बड़ा सबूत है कि वैल्यू एडिशन करने में और प्राइसेस को कम रखने में आप किस तरह से मदद करते हैं। प्राइस को कम रखने में सरकार के पास एक जरिया है कि आप इंसेंटिव दे दें, वैल्यू एडिशन के लिए कंपनियों के पास तकनीक है, वो उनका इस्तेमाल करें और इन दोनों का संयोग होगा तो आप ग्लोबल सप्लाई चेन में बेहतर स्थिति में होंगे। और क्षेत्रों की अगर हम चर्चा करते चलें शुभमोय जी, तो इसमें टेलीकॉम सेक्टर में अगर हम देखें तो छोटे छोटे उपकरण जैसे एंटीना हो गया, ऑप्टिकल नेटवर्क के इक्विपमेंट हो गए, और इसी तरह से हम अगर देखें तो जो कंज्यूमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट्स हैं उनको भी हम ले लें तो कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर लगभग भारत इसमें हो गया है। ड्रोन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें PLI योजना के नतीजे में जो टर्नओवर है उसमें 7 गुना की वृद्धि देखी गई है, जिसमें जो छोटे उद्योग हैं वो ड्रोन सेक्टर में आए हैं। क्या ऐसे जो छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उद्योग हैं उनको इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से कुछ लाभ मिला है और उससे कुछ बढ़ोतरी आप देख रहे हैं? ये जैसे आप देख रहे हैं कि भारत सरकार ने कुछ कुछ क्षेत्रों में PLI लागू किए हैं और एक चीज आपको इसमें देखना पड़ेगा कि PLI के रोल आउट से बहुत सारे सेक्टर में, जैसे आप बात कर रहे हैं, उछाल आया है। कुछ कुछ सेक्टर्स आगे चल रहे हैं, कुछ कुछ सेक्टर्स पीछे आ रहे हैं, बिकॉज वो डिफरेंट टाइम है जिस वक्त रोल आउट हुआ है। किसी के 2 साल की अवधि ऑलरेडी हो गया है तो वो लोग आगे चल रहे हैं, किसी का अभी पिछले साल ही शुरू हुआ है तो नेचुरली उनको समय लगेगा कदम से कदम मिला के चलने में। तीसरी बात यह है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भारत सरकार की जो फिस्कल कंडीशन है उससे अच्छा बैठता है, क्योंकि इसकी जो एक्सपेंडिचर है वो एक कंट्रोल्ड एक्सपेंडिचर है। टैक्स रिलीफ एक ओपन एंडेड खर्च है जिसका काफी हद तक बहुत बारी भारत सरकार के लिए काफी कॉस्टली साबित हुआ था, क्योंकि टैक्स रिलीफ में बहुत सारे वजह से बहुत सारे कंपनीज क्वालिफाई कर जाते हैं और रिलीफ में तो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन टैक्स रिलीफ जिसके लिए बनाया गया उस चीज को, तो उस प्रोग्राम उस टारगेट को, तो वो सफल नहीं हो पाता है। पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव चूंकि बना गया है, जैसे आप देखें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स जिसको लेकर काफी चर्चा हुआ है कि इनमें से कई कंपनियां अपने टारगेट्स को पूरी तरह पूरा नहीं कर पाए हैं और भारत सरकार ने उनको स्कीम से बरी कर दिया है या उनको वार्निंग दिया है कि भाई आपके परफॉर्मेंस को बदलना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा चेक्स एंड बैलेंस है। ये स्कीम इस तरह का चेक्स एंड बैलेंस भारत सरकार के पास पहले नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि टैक्स इंसेंटिव में आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमने टैक्स इंसेंटिव दे दिया है, अब अगले साल आपका जो टैक्स इंसेंटिव था
यानी कि उसमें अब पुराने वाले इंसेंटिव में आपने वो नहीं किया, ये नहीं किया, जी। आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में ज्यादातर टाइम किसी भी गवर्नमेंट को हारना पड़ता है, क्योंकि उसमें ये सिद्ध करना कि कंपनी का मंशा सही नहीं था, ये सब चीजें नॉट मेंटेनेबल इन कोर्ट है, और इसलिए भारत सरकार को कोई खास फायदा नहीं होता था। लेकिन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में सिस्टम बहुत क्लियर है कि आपको इतने परसेंटेज का जो पैसा, इतना परसेंटेज प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और उस प्रोडक्शन में इतना वैल्यू एडिशन आपको देना पड़ेगा। ये दोनों चीज दिखाना बहुत, मतलब इस दोनों चीज इतना आसान है नापना कि इसीलिए कंपनियों को, अब जैसे कि मैं कहूंगा ये अभूतपूर्व है कि भारत सरकार इससे पहले कभी भी किसी क्षेत्र में कंपनियों को इस तरह से रोक नहीं पाए थे, उन पर अंकुश नहीं लगा पाए थे कि आपने ये वाला हमारे साथ जो टारगेट है, इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए, या इस टारगेट में आप असफल रहे, या इसमें आपकी ये खामियां रही। ये जो चेक्स एंड बैलेंस है, ये मैं मानता हूँ प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम का एक बहुत बड़ा, जिसके ऊपर सरोपा है, एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। और इसलिए इस स्कीम पर बाकी सारे क्षेत्र में भी बाकी जो कंपनियां हैं उनको भी ये खबर पहुंचती है, उनको पास भी ये डेमोन्स्ट्रेटेड हो गया है कि भाई हमको परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा। हम सिर्फ अकाउंट्स चेंज करके बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कंपनियों को भी बहुत सारे टाइम में ये नहीं होता है कि सारे दूध से धुले हुए हैं, तो ऐसे नहीं होता है कि वो अपना सिस्टम्स एकदम सही रखे हैं, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इन्वेस्टमेंट अलाउंस वगैरह बहुत सारे अलाउंसेस हम पुराने दिनों में दे चुके हैं जिनका फायदा नहीं हुआ था, लेकिन इसमें वो फायदा दिख रहा है। तो इसी वजह से प्रोडक्शन इंसेंटिव का मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक अपने आप में काफी अनयूजुअल स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च किया है, और जिसका बेनिफिट अभी धीरे धीरे नॉट ओनली दिख रहा है, बट मुझे आशा है कि इसके बेनिफिट और काफी ज्यादा तेजी से आपको दिखेंगे अगले सालों में। शिशिर जी, जो फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र है उसमें हम देखते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स है, बल्क ड्रग्स हैं, उसके उत्पादन में निश्चित रूप से इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, और खासतौर पर मेडिकल डिवाइसेस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि चाहे सिटी स्कैन, MRI, ऐसे जो उपकरण हैं जिनका हमें निर्यात करना पड़ता था, क्या आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो उससे मदद मिल रही है, और जो PLI स्कीम है उससे भी कुछ इसमें मदद मिल रही है? देखिए, दो पहलू हैं। एक, अगर हम लोग बल्क ड्रग्स की बात करें, और आपने बात की रॉ मटेरियल की, देखिए हम सभी लोगों ने कोविड के समय में देखा कि हमें किस तरह के कच्चे माल की ज्यादा बड़े तादाद में जरूरत है और हम कहां से मंगवा सकते हैं। अब उस निर्भरता की वजह से हमें कई बार परेशानी भी हो गई कि अगर सप्लाई चेन वहां से डिस्टर्ब हुआ तो हमारा प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, क्योंकि वो कच्चा माल है, कच्चा माल नहीं मिलेगा तो पक्का माल तैयार नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें API की बात करें, API का अगर हमारे पास सप्लाई नहीं है तो आपके यहाँ जो ड्रग प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो अफेक्टेड होगी। अब आपने प्रोडक्शन फैसिलिटी लगा ली, लेकिन कच्चे माल के लिए आप अगर अनिश्चितता में है तो उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित होगी। तो इसीलिए इस बात पर भी ज्यादा जोर है कि हम रॉ मटेरियल कितना ज्यादा से ज्यादा अपने यहां तैयार कर सके। हालांकि अभी निर्भरता अभी भी बनी हुई है, अच्छी खासी निर्भरता बनी हुई है, लेकिन हाँ, अगर आज से 3 साल 4 साल पहले की स्थिति देखें, अब उसमें काफी कमी आई है। दूसरी तरफ जहां पर मेडिकल डिवाइसेस की बात करें, लगभग हम लोग 85% मेडिकल डिवाइस जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और एक आंकड़ा ये भी दिया जाता है कि अगर पर कैपिटा मेडिकल डिवाइसेस पे खर्च देखें तो वो सिर्फ $3 है, जबकि दुनिया के दूसरे देशों की हम बात करें तो लगभग $47 है। अमेरिका में तो ये $415 है, जर्मनी में $313 है। तो हमारे लिए जरूरत है कि हम मेडिकल डिवाइसेस का अपनी जरूरतों को तो पूरा करें ही करें, और बड़े पैमाने पर दुनिया के बाजार में भी हम यहां से सामान भेज सकते, जो हमने सफलता मोबाइल हैंडसेट के मामले में देखा है। तो देखिए, PLI अगर मैं मेडिकल डिवाइस के लिए बात करूं तो 3 बार उसमें रिवीजन किया गया है, और वो इसलिए रिवीजन किया गया क्योंकि उद्योग की जरूरतों के हिसाब से उसमें बदलाव लाने की जरूरत थी। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी भी इसी साल जो है उसकी घोषणा की गई है। तो इन दोनों का असर ये होगा कि आपके पास जो मेडिकल डिवाइसेस के जो प्रोडक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं वो काफी तेजी से बढ़ेगा। और अभी के समय में अगर मैं PLI की बात करूं तो वो लगभग उसमें 4 जो है वो बड़े मेडिकल जो डिवाइस पार्क हैं उनके बनाने की मंजूरी दी गई है, और अब हमारा लक्ष्य ये है
कि आने वाले दिनों में जो है वो हम 30% तक जो है वो दुनिया के बाजार पे पहुंच सके। तो ये इस तरह के लक्ष्य हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि आगे चलकर के नीति में जो भी बदलाव की जरूरत पड़ेगी बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वो किया जाएगा, क्योंकि 3 बार अगर 2 साल में किया गया है क्योंकि उद्योग की जरूरतों को पूरा करना था। मुझे लगता है कि ये नीति काफी आगे चलकर के कामयाब हो सकती है। शुभमोय जी, क्योंकि एक क्षेत्र जिसका मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूं वो माना जा रहा है कि भविष्य में जिस मुल्क की, जिस देश की उसमें आत्मनिर्भरता होगी वो निश्चित रूप से एक बहुत आगे मैन्युफैक्चरिंग में अपनी लाभ कमा सकता है, वो है ऊर्जा का क्षेत्र, बैटरीज का क्षेत्र। तो ऐसे में भारत ने इन क्षेत्रों को मंजूरी दी है, चाहे वो हम जिक्र करें कि सोलर जो पीवी मॉड्यूल्स हैं उनकी मंजूरी, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज की पीएलआई स्कीम योजना में मंजूरी। क्या भारत आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र में उत्पादन की क्षमता को बढ़ाकर कुछ बड़े अवसरों को देख रहा है? सबसे बड़ा चीज जो ख्याल रखना पड़ता है कि इंसेंटिव्स लंबे समय तक खींचा ना जाए। जी। अगर कंपनी को पता है कि हमको एक पर्टिकुलर समय के अंदर ही इसका लाभ उठाना पड़ेगा, तो कंपनियों में ऊर्जा बढ़ाने के साथ साथ अपनी कंपनियों में भी ऊर्जा आती है कि भाई हम अपने जो टेक्नोलॉजी के जो एक्सपेक्टेशन है वो उनको हम आगे ले आए, उन पर ज्यादा काम करें। तो इसीलिए भारत में जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी के चलते, जिसमें बैटरी का रोल बहुत बड़ा है। तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि नए टेक्नोलॉजी, चूंकि ये नए टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, कंपनियां अपने कम समय में, जब पीएलआई का छाया उनके ऊपर है, तो उसको भरपूर उपयोग करके टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, नया टेक्नोलॉजी लाना, इस काम में वो जुटे। क्योंकि इस वक्त का जो बेनिफिट उनको मिल रहा है, अगर उनको पता रहे कि ये बेनिफिट अनिश्चितकालीन नहीं रहेगा, तो एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा का माहौल रहेगा, इसमें सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। भारत सरकार ने भी अच्छी तरह से अपने तरीके से कहा है कि हम ये स्कीम को हम ओपन एंडेड नहीं रखेंगे, हम कुछ समय बाद ये स्कीम जितना 5 साल का है तो 5 साल का ही रहेगा। तो वो चीज को कायम रखना चाहिए और मुझे लगता है अगर वो रहेगा तो निश्चित ही हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हम काफी आगे, बहुत इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनका पूरा फायदा, जैसे हाइड्रोजन बैटरी के साथ साथ हाइड्रोजन डेवलपमेंट में, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह चीजों में बहुत कुछ काम हासिल करते हुए दिखेंगे। शिशिर जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी मैं फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र पर भी चाहूंगा, क्योंकि हम देखते हैं कि ये क्षेत्र सिर्फ इंडस्ट्री से जुड़ा नहीं है, इसमें किसान जुड़े हैं, छोटे छोटे उद्योग जुड़े हुए हैं। आप क्या देखते हैं कि इस क्षेत्र में कितनी क्षमता है और खासतौर पर जो किसान हैं और जो इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनकी आय में वृद्धि से क्या अर्थव्यवस्था में कुछ नतीजे सकारात्मक देखने को आपको मिलेंगे? बिल्कुल। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि किसान इकलौता उत्पादक होता है जिसे अपने उत्पाद की कीमत तय करने की उस तरह से स्वतंत्रता नहीं होती है जो दूसरे क्षेत्रों में होती है। तो अब जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि जो कुछ भी वो तैयार कर रहा है हम उसकी बर्बादी को रोकें, हम उसके वैल्यू एडिशन को कर सके और हम उसके लिए बाजार मुहैया कराएं। अब जो पहला 2 है कि हम किस तरह से बर्बादी रोकें और किस तरह से वैल्यू एडिशन कराएं, ये पीएलआई के जरिए संभव है। चाहे उसमें आप स्टोरेज फैसिलिटी अच्छे से डेवलप करते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने की बात करते हैं और वहां पर आपके लिए संभावना बन जाती है। मत भूलिए कि दुनिया के दूसरे बाजार में खाद्य उत्पादों की बहुत ज्यादा मांग है और उनके यहां उस तरह के उत्पादन होते नहीं हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है। हमने कई मामलों में, खासतौर पर अगर मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूं या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करूं, उसमें हमने काफी कुछ काम किया है। लेकिन बाकी सीरियल्स के मामले में या अगर हम लोग मिलेट की बात करें, इस तरह के मोटे अनाज की बात करें, वहां पर भी इस तरह की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि किसान को अपने उत्पाद की कीमत तो मिलेगी ही, उसे ज्यादा कीमत मिलेगी क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वो बाजार में मुहैया करा सकेगा। और अगर जो कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रही है वो उसकी स्टोरेज की फैसिलिटी करेगी तो किसान को इस बात की चिंता नहीं होगी कि उसका जो उत्पाद है वो नष्ट ना हो जाए, वो बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि ये जितने भी कृषि उत्पाद हैं इनकी जिंदगी बहुत ही छोटी होती है। तो हम उनको समय पर वो सारी सुविधा दें तो बाजार में उनके सामान को पहुंचाने में बहुत मदद मिलेगी और इसका फायदा किसानों की आय बढ़ने में जरूर होगी।
शुभमोय जी, शिशिर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आप जुड़े और अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे श्रोताओं के समक्ष रखे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और शिशिर सिन्हा। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।